हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 3 का यूनिट 2 हम ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज हम इस वीडियो में गेस्टाल्ट थेरेपी की बात करेंगे। हमने इफेक्टिव अप्रोच के अंदर इसको हमने स्टार्टिंग में हमने 4 पार्ट्स में जो इसको डिफाइन किया था, डिफरेंट अप्रोचेस को। तो इसमें हम जो गेस्टाल्ट थेरेपी है उसको हम इफेक्टिव अप्रोच में रखते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। गेस्टाल्ट थेरेपी क्या होती है? गेस्टाल्ट मीन एज ए होल, जिसमें क्या होता है कि हम जो इंडिविजुअल की जो स्टडी करते हैं, उसके पर्सनैलिटी की बात करते हैं, उसके बारे में जब कोई क्लाइंट जो है काउंसलर के पास आता है तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि उसकी पूरा एज ए होल उसको देखते हैं, उसके खुद के एक्सपीरियंसेस भी और साथ में कल्चर का उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका इस समय जो उसका एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उसके अलावा उसके पास्ट में क्या एक्सपीरियंस हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मान लीजिए आज मैं जो है आपको एक क्लास दे रही हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ और मैंने साइकोलॉजी में अपनी पढ़ाई की है। मान लीजिए आज मैं ये कर रही हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब मैं मेरे चाइल्डहुड टाइम में मैं कुछ और बनना चाहती हूँ, ठीक है। जिसको कई बार क्या होता है, जो क्लाइंट है उसको जो वो बनना चाहता है वो नहीं बन पाता, और जो आज जो प्रेजेंट जो वो काम कर रहा है तो उसके कारण से क्या होता है, जो हम बनना चाहते थे वो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। इसमें क्या होता है कि हम जो बनना चाहते थे हम वो नहीं बन पाए, तो उस कारण से क्या होता है हमारे दिमाग में वो चीज़ जो है बन जाती है कि हम ये कर सकते थे, हमने ये नहीं किया किसी भी कारण से, कि चाहे सोशल प्रेशर था, चाहे पेरेंटल प्रेशर था, ठीक है। उस कारण से उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। तो इन्होंने ये कहा है जो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आज को तो हम देखते हैं, लेकिन उसको हम एज ए होल देखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके बारे में। तब भी हम जो है जो काउंसलर होता है उसको हेल्प मिलती है उसको ट्रीट करने में। तो उसको स्टार्ट करते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट काउंसलिंग इज एन एग्जिस्टेंशियल और एक्सपीरियंशियल फॉर्म ऑफ द counseling that emphasizes personal responsibility and that focuses upon the individual experience in the present moment। अपना जो हमारा जो इंडिविजुअल है उसका आज का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर फोकस करती है प्रेजेंट पे। दी वर्ड गेस्टाल्ट मीन्स होल, एज ए होल जो है इंडिविजुअल को वो एज ए होल देखती है। एंड गेस्टाल्ट काउंसलर क्या होता है इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ए स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्फेसाइजेज अपॉन परसेप्शन ऑफ कंप्लीटनेस, होलनेस। एज ए होल की बात कर रहे हैं तो कंप्लीटनेस की वो बात करती है। और ये जो अप्रोच है वो फ्रिट्ज पर्ल ने 1960 में दी थी, उसके बाद ये पॉपुलराइज काफ़ी हो गई थी। तो गेस्टाल्ट थिंकिंग स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस रिलेशनशिप टू द एनवायरमेंटल फील्ड, कि अपना खुद का जो है एक्सपीरियंस को देख रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है एज ए होल की जब आप बात करते हैं तो वंस रिलेशनशिप टू द एनवायरमेंटल फील्ड, हमारा एनवायरनमेंट के साथ कैसा जो है एनवायरनमेंट हमारा एक्सपीरियंस है। यानी इन गेस्टाल्ट व्यू एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। आइसोलेशन की बात नहीं कर सकते, उसका अपना कुछ भी नहीं होता, वो खुद के एक्सपीरियंसेस साथ में उसके जो है जिस वातावरण में रहता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, जिस कल्चर में रहता है, उसका बहुत ज़्यादा उसके पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। Since people are continually engaged with the environment, they are fully comprehensible only जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिन सराउंडिंग्स में रहते हैं, उनका हमारे ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। एंड इंडिविजुअल इज सीन एज ए पार्ट ऑफ एन एवर चेंजिंग फील्ड विच इंक्लूड नॉट ओनली वंस इमीडिएट, जो इमीडिएट क्या हो गया हमें जो प्रेजेंट है, करंट है, बट ऑल्सो हिज और कल्चर, बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। इन सब के ऊपर वो फोकस करते, तभी हम क्या बात करते हैं एज ए होल की, जिसके हम होल फिगर की बात करते हैं। At any particular moment, an individual attention is devoted to exactly one primary figure from the field. The ignored and undifferentiated remainder of the field is called the background. But it is vital that the individual experiences that figure with full awareness. If the individual fails to complete express feeling in the present, the unexpressed emotions would recede into the background, एंड इसको हम क्या बोलते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। जो मैंने अभी आपको बताया कि आज जो वो है वो ठीक है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं उसके आज के अलावा कोई ऐसा कोई इग्नोर्ड कोई ऐसा कुछ हुआ हो, अनडिफरेंशिएट जिस पर उसने ध्यान ना दिया हो, जो उसके बैकग्राउंड में चला गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लाइंट आता है काउंसलर के बाद इन सब चीज़ों के बारे में मालूम करना, तो ऐसी चीज़ तो जो उसने कभी किसी प्रेशर में आके इग्नोर कर दी हो, है ना, जो आइसोलेटेड हो गई हो, जो उसके बैकग्राउंड में चली गई हो, जिसके कारण से क्या होता है वो इंडिविजुअल जो होता है अपनी फीलिंग्स को भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन जिसको हम क्या बोलते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस, जो जिसके कारण से जो
है उसको आज प्रॉब्लम हो रही है, भले वो आज वो खुश है, लेकिन उसकी जो आज प्रॉब्लम हो रही है उसको भी नहीं पता कि ऐसा तो नहीं कि उसके लाइफ में कोई ऐसा कुछ हुआ हो जो उसको आज के ऊपर इम्पेक्ट डाल रहा हो। तो एक्सर्टिंग ए हार्मफुल इन्फ्लुएंस एंड कॉजिंग सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। तो गेस्टॉल थिंकिंग क्या कहती है, टीचर्स दैट इंडिविजुअल ओनली नो व्हाट द एक्सपीरियंस, की वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल वही जानता है जो कि वो आज के बारे में, लेकिन वास्तव में क्या होता है, एज व्हाट द इंडिविजुअल फील्स एंड परसीव्स इन द नाउ, आज में हम वो कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को क्या बोलते हैं, नाउ इज फॉर मोर सिग्निफिकेंट दैट एक्सप्लेन्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट। लेकिन जो हमारा आज है वो हमारी क्या होता है, जो पास्ट हमारा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जो पास्ट है हमारा वो भी बहुत मैटर करता है, हमारा जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो पास्ट को भी कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये क्या किया, जो हम आज की डेट में हम क्या हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए, जो नहीं कर पाते हैं तो वो अनफिनिश्ड बिजनेस के कारण क्या होता है उनको प्रॉब्लम होती है। तो गेस्टोलियन जो थिंकिंग है वो क्या कहते हैं, टीचर्स दैट इंडिविजुअल्स only know what they experience, therefore to learn or to solve a problem an individual must discover something in his or her field। उसको अपने फील्ड में एक प्रॉब्लम को समझने के लिए लर्न कर, एन इंडिविजुअल मस्ट डिस्कस समथिंग, अपने फील्ड में उसको जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होता है, कहने का मतलब कि अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे या उस प्रॉब्लम से बचे तो क्या होता है उसको इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होता है उसी को डिस्कवर करना चाहिए, विच कैन बी ऑफ हेल्प। जैसे अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो बीटेक करे, कहने का मतलब कि जिस चीज़ में उसका अपना इंटरेस्ट होता है उसको वही काम करना चाहिए। द होल ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स एंड एन इंडिविजुअल इज मेंट टू एक्सपीरियंस दिस होलनेस, होलनेस के बारे में बात करें rather than encountering its component in the peaceful। एज ए होल की क्या बजाय हम इस चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में हम बात करते हैं, उसके बजाय वो क्या कहते हैं जो इंडिविजुअल का एज ए होल का एक्सपीरियंस है, होलनेस के ऊपर ये बार बार कह रहे हैं, इसलिए इसको गेस्टॉल्ट अप्रोच बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि एज पर गेस्टॉल्ट थिंकिंग ए वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ द कैपेसिटी to organize his or her field into well-defined obligations which can be dealt with appropriately। जो गेस्टॉल्ट थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो क्या कहते हैं, जो वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल होता है वो कौन होता है, जिसके अंदर हु हैज़ द कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज हिज और हर फील्ड इनटू वेल डिफाइंड ऑब्लिगेशन, जो अपने आप को एक पर्टिकुलर जैसे सिचुएशंस होती हैं वेल डिफाइंड जो सामने होते हैं उनके साथ उनको प्रॉपर तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करना जानता है, उनको एडजस्ट करना जानता है एंड विच कैन बी डेल्ट विद अप्रोच, जिनको जो उसके साथ सर्कमस्टांसेस आते हैं उनके साथ अप्रोप्रिएटली वो क्या करता है डील करना जानता है। एंड ही और शी रिवर्स इन द नाउ, क्या अगेन वो नाव पे फोकस कर रहे हैं, आज में वो जो है अच्छे से फुली जिए, मेकिंग चॉइसेस, जो आज हमने जो चूज़ किया है भले हम पहले क्या चाहते थे उसको छोड़कर हम आज पे फोकस करें, उसको आज को जिए, अपनी जो चॉइसेस को बनाएं, फ्रीली एक्सपीरियंसिंग एंड अपने जो इमोशंस हैं उनको क्या करें एक्सप्रेस करें, एंड लिविंग बिहाइंड नो, अपने पीछे कुछ भी अनफिनिश्ड बिजनेस को ना छोड़ के जाएं, जिनके दिमाग में अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाता है उनको क्या करते हैं काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें आज में जीना चाहिए, भले ही हमारा आज कहीं ना कहीं हमारे पास से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पास्ट में हमें ऐसा कुछ नहीं अपने दिमाग में फिक्स करना चाहिए जिससे हमारा जो वर्तमान है, हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो आज के जो करंट सिनेरियो वो गलत हो जाए। तो मेनली वो क्या कहते हैं, हमें अनफिनिश्ड बिजनेस अपने दिमाग में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, अपने आज के जैसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं हमें उससे एडजस्ट करने की हमारे में कैपेसिटी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल वही होता है जो अच्छे से एडजस्ट कर पाता है। तो गेस्टॉल्ट मॉडल एम्फेसाइजेस दैट दिस फंक्शन अकर्स व्हेन द नेचुरल फ्लो ऑफ द फिगर बैकग्राउंड प्रोसेस इज डिस्टर्बेड। कहते हैं डिसफंक्शनिंग कब होती है, जब हमारा जो है बैकग्राउंड में जो होता है कुछ हमारे चलता है और जब हमारा जो नेचुरल फ्लो होता है वो क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है। अनफिनिश्ड बिजनेस को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि अनफिनिश्ड बिजनेस इज द रिजल्ट ऑफ फिगर डिसाइडिंग इनटू जो हमारे बैकग्राउंड में चलती है बिफोर दे आर कम्प्लीटली एक्सपीरियंस एंड डेल्ट विद इन दी नाउ, क्योंकि हम उसको नहीं कर आज की डेट में वो जो हमने कभी एक्सपीरियंस की होती हैं और जो हमारे आज से अलग होती हैं, तो ये ऐसी पेनफुल फीलिंग्स होती हैं जो हमको हम नेवर फुल्ली एंड प्रॉपरली जिनको हम कभी भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, लेकिन हमारे बैकग्राउंड में पड़ी रहती हैं एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर एट द टाइम पास। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे क्या करती है ग्रो हो जाती है। यानी कई बार हम सोचते हैं कि हम ये बन जाते तो आज हमारा कितना अच्छा होता, मैं अगर ये होता तो ऐसे हो जाता। तो ये सब चीज़ें जो कहते हैं इस चीज़ को क्या कहते हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए, अपने आज को हेयर के ऊपर फोकस
करना चाहिए। तो ये क्या होता है कि दिस कंडीशन, जो अनफिनिश्ड बिजनेस की बात करें, दिस कंडीशन परसिस्ट अंटिल द पर्सन फाइनली फेसेस एंड डील्स विद द अनफिनिश्ड बिजनेस। इसको बहुत जरूरी होता है कि तभी वो नॉर्मल हो पाता है, अपने प्रेजेंट में जी पाता है, जब तक उसका जो पीछे जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो खत्म नहीं हो जाता। देन कम टू, अब काउंसलर का रोल क्या है, इसमें क्या कहते हैं, द रोल ऑफ द काउंसलर इज टू क्रिएट एन एटमोसफियर that promotes clients की exploration of what is needed in order to grow, as it is believed that clients ultimately change through own activity। वो क्या कहते हैं, इसमें ऐसा एटमॉस्फेयर उसको क्रिएट करते हैं ताकि जो है क्लाइंट खुद को एक्सप्लोर कर पाता है कि उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, और क्या कहते हैं कि क्लाइंट अपने आप को खुद को अल्टीमेटली खुद ही चेंज करता है अपनी एक्टिविटीज़ को। एंड द काउंसलर वर्क्स टुवर्ड्स restoring the personality to its gestalt, its organized whole by being honest and personally and intensely involved with the client। इसमें क्या कह रहे हैं, जो काउंसलर किस चीज़ में काम करता है, एज ए होल, उसके जो पर्सनैलिटी उसको एज ए होल देखता है, उसकी हेल्प करता है ऑनेस्टली, उसके साथ पर्सनली अटैच होकर एम्पैथेटिकली, ताकि जो है क्लाइंट के साथ पूरी तरह से वो इन्वॉल्व होकर। एंड काउंसलर ट्राइज टू हेल्प द क्लाइंट बेटर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। कि क्लाइंट ट्राइज टू हेल्प द क्लाइंट बेटर अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन अपना खुद का, हिम और हर सेल्फ, जो भी जैसा भी क्लाइंट है, और उसके एनवायरनमेंट को, उसके साथ जब वो अटैच होता है, उसकी हेल्प करता है कि कैसे उसको अपनी जो फाइनली जो है क्लाइंट को इस लायक बनाता है कि वो अपनी खुद के ऊपर कंट्रोल कर सके, उसमें इतनी कैपेसिटी पैदा करता है, उसके हेल्प करता है। करना तो सब कुछ क्लाइंट को ही होता है, लेकिन उसमें काउंसलर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो गेस्टॉल्ट काउंसलर जो है फॉलो, उनके जो कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल नाउ पे वो फोकस करते हैं, ऑलवेज यूजिंग द प्रेजेंट, आज पे फोकस करते हैं। आई एंड दो का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड आई फॉर द, स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट द बॉडी। हम जब किसी के बारे में बात करते हैं तो हम अपने द यूज ऑफ आई फॉर, जब हम किसी की बारे में बात करते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट करें उससे यूज ऑफ आई से। तो फिर अगर जैसे मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट द वर्ड आई फॉर इट्स स्पेशली व्हेन टॉकिंग अबाउट द बॉडी। जैसे मैंने कहा कि ऐसा होता तो मैं ऐसे कर लेता, तो नहीं, ऐसे नहीं, माई अपने बारे में बताएं कि मैं आई कुड डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि आई एंड दो ऑलवेज एड्रेसिंग समवन डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट हिम। उसने ये कहा नहीं, उसके जो नाम है डायरेक्टली उसके नाम से उसको बोलें, कि एड्रेसिंग डायरेक्टली आई एंड दो के बजाय। बल्कि कहने का मतलब है कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ तो मैं अपने आई बोलूँ, और किसी और के बारे में कह रहे तो उसके नाम से करें, ना कि हिम और हर, उसके भी वो उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ठीक है। तो फिर यूज ऑफ अवेयरनेस कंटिन्यूम, हाउ, व्हाट rather than why पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे करना है, हाउ एंड व्हाट पे। फिर उसके बाद क्या, आस्किंग क्लाइंट टू कन्वर्ट क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट, कि जो क्वेश्चन है उसको स्टेटमेंट में बताए, कि ऐसे नहीं कि वो जो चाहता है वो नहीं, उसका सॉल्यूशन के रूप में बताए, कि ऐसा, उसको कहने का मतलब कि जो वो चाहता है उसको क्वेश्चन को जो है स्टेटमेंट में कन्वर्ट करे, ताकि जो है क्लाइंट को समझने में काउंसलर की हेल्प मिले, उसको हेल्प कर सके वो। गोल्स क्या होते हैं, गेस्टॉल्ट का काउंसलिंग जो है एन एग्जिस्टेंशियल का एनकाउंटर बिटवीन पीपल आउट ऑफ विच क्लाइंट्स टेंड टू मूव इन सर्टेन डायरेक्शन, उसकी हेल्प की जाती है। उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के जो गोल्स का है, बिकम मोर अवेयर ऑफ ऑल देयर सेंसेस, क्योंकि वो एज ए होल की बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट की हेल्प करना, उसको अवेयर करवाना अपने खुद के बारे में, उसके क्या है वो, उसकी जो हमने 5 सेंसेस की बात की है, ईयर, नोज, आई, ठीक है ना, इन सब के बारे में कराने, स्मेल, टच जो हमने किए हैं। फिर क्या है कि लर्न टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट दे डू इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो क्या चाहते हैं, उसकी जिम्मे जो वो कर रहे हैं उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और जो भी वो कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उन सब के बारे में उसको अवेयर करवाएं। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप हेल्प क्लाइंट्स रिजॉल्व द पास्ट मेन सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या कहा है, जो क्लाइंट का कोई अनफिनिश्ड कोई बिजनेस तो नहीं है कि जो कुछ करना चाहता था वो नहीं कर पाया, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, तो उसकी रिजॉल्व करने में अनफिनिश्ड बिजनेस को, इन ऑर्डर टू बिकम इंटीग्रेटेड, ताकि जो क्लाइंट है वो क्या हो, इंटीग्रेटेड हो जाए, उसकी जो है उस टाइप की कैपेसिटी आए, ताकि वो आज को फेस कर सके, आज को वो जी सके। तो अब इन्होंने क्या कहा, डिफरेंट तरह के टेक्निक्स की बात की है। जैसे उन्होंने कहा कि गेस्टॉलियन जो थेरेपिस्ट एंगेज इन ए डायलॉग विद हिज और हर क्लाइंट, प्रपोजिंग बोथ एक्सपेरिमेंट्स फॉर द क्लाइंट टू परफॉर्म एंड थेरापेटिक एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है गेस्टॉल में, कि कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं, जो थोड़ी बाकी जो टेक्निक्स हमने अब तक यूज़ की हैं, जो डिफरेंट हमने अप्रोचेज यूज़ की हैं, थेरेपीज यूज़ की हैं, उनसे एकदम एंटायरली डिफरेंट है। जैसे इन्होंने बात की ड्रीम
ड्रीम वर्क का जैसे हमने सिगमंड फ्राइड की में किया था कि ड्रीम्स क्या होते हैं, जैसे ड्रीम्स आर नॉट इंटरप्रेटेड इन दी साइको, जैसे हमने साइको एनालिसिस में किया था, हमने लेटेंट ड्रीम की बात की थी, हमने मैनिफेस्ट ड्रीम की बात की थी, उसमें नहीं। ये क्या कह रहे ड्रीम, आप क्या बनना चाहते हो उस बारे में, कि ड्रीम का वो पार्ट होगा, खुद सोचिए कि आपको कैसा लग रहा है जब आपको ड्रीम आया था, उसका पार्ट जो आप बनना चाहते हो, या आपका जो कोई पार्ट जो भी आपको ड्रीम लगता है जब बनना चाहते हो, या जो आपने देखा, आप खुद को उसका पार्ट समझ के महसूस करो कि क्लाइंट को कैसा लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, उसके अंदर सेल्फ की फीलिंग आती है। इसको यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं कि ड्रीम वाज कंसीडर टू बी द मैसेजेस दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन प्लेस उस सर्टेन टाइम में। ड्रीम्स आर नॉट इंटरप्रेटेड इन द, जैसे साइको एनालिसिस में बात करते थे उसकी तरह नहीं इन्होंने बात की है। इन्होंने क्या कहा है कि देन डायरेक्टेड टू एक्सपीरियंस बट इट लाइक टू बी ईच पार्ट, कि जो आपको ड्रीम आया है उसका ड्रीम का एक पार्ट बने, जो पूरा जो ड्रीम है उसका ईच पार्ट का, हर उसका जो है हर पार्ट को आप खुद सोचो, खुद फील करो, खुद उसका पार्ट बनो। इन दिस वे द क्लाइंट गेट इन टच विद द मोर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द, अपने बारे में उसको सेल्फ अवेयरनेस होगी कि अगर मैं उस ड्रीम, जैसे उसको मान लीजिए वो जो बनना चाहता था उससे रिलेटेड ड्रीम आता है तो उसको बताए, और जो ताकि जो उस चीज़ को जो एक्सप्लेन करेगा उसको इनक्रेज किया जाता है, जो उसका अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको उसके अवेयरनेस में लाने के उसको कहा जाता है। क्योंकि जो ड्रीम है जब वो उस ड्रीम के बारे में बताना शुरू करेगा, सोचो कि आपके साथ जो आप हो उसके जो पार्ट हो उसको खुद जियो, खुद एक्सप्लेन करो उसके हिसाब से कि आप उस ड्रीम में आपने क्या देखा। मान लो वो आप खुद हो, भले वो ड्रीम आपको किसी और के लिए आया, लेकिन खुद सोचो कि आप उस ड्रीम का पार्ट हो, ताकि आपका जो अनफिनिश्ड बिजनेस जो है उसको उसके ऊपर फोकस किया जा सके, और जो है काउंसलर को हेल्प मिल सके आपकी हेल्प करने में, यानी उसको जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको अवेयरनेस में लाया जाता है। एम्प्टी चेयर टेक्निक में क्या होता है कि मान लीजिए सामने आपके कोई एम्प्टी चेयर बैठी है, तो आप देखो एक बार जिसमें क्या होता है क्लाइंट को एनफोर्स किया जाता है कि आप आगे, आप वो क्या करता है आमने सामने बैठे खुद ही उसको रोल प्ले करता है, ताकि जो है वो ये सोचो कि सामने है वो बैठा है जो आप जिससे आपको प्रॉब्लम है जो भी है, तो उससे बातचीत करके एम्प्टी चेयर से कि वो सोचो कि एक आप हो, एक सामने वाला है जिससे आपको जो आप जिससे आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे आप जिस कारण से आपको आज थेरेपी की जरूरत है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो, तो उससे जब बात करता है उससे, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं क्लाइंट को जो है, या बारी बारी या तो ये तरीका होता है, या बारी बारी क्लाइंट अब यहाँ बैठ गया, फिर सामने एम्प्टी चेयर सामने बैठी है पड़ी है उस पर बैठ गया, तो उसमें क्या होता है उसमें हेल्प मिलती है इसमें कि थ्रू दिस एक्सरसाइज बोथ रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स ऑफ द क्लाइंट कम्स इनटू फोकस एंड एनेबल्स हिम और हर टू डील विद द डिकोटोमी विद इन दिस। अपने खुद के बारे में अवेयरनेस होती है कि मैं अब ऐसे कर रहा हूँ। आप देखो कई बार जैसे हम बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अकेला एक बच्चा होता है, वो गेम खेलना चाहते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, तो उनको कहा जाता है ठीक है वो उसी गेम को, मान लो लूडो है, सांप सीढ़ी जैसे हम छोटे बच्चे करते हैं, तो आप एक बार वो खुद अपनी चाल चलेगा और फिर वो क्या करेगा दूसरे की चाल चलेगा। इससे क्या होता है उसे खुद के बारे में इस टाइप के, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसमें क्या होता है आपके जो डिफरेंट पार्ट्स और जो पर्सनैलिटी होते हैं उनके बारे में पता चलता है कि आप क्या क्या सोच रहे हो, कैसा आप महसूस कर रहे हो, जिससे कि जो है काउंसलर को हेल्प मिलती है उसको समझने में। फिर कन्फ्रंटेशन, काउंसलर्स पॉइंट आउट टू द क्लाइंट्स एंड इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर, जहाँ पे लगता है काउंसलर के क्लाइंट का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, या उसको रोक रहा है अपने थॉट्स को, या जो भी मतलब कि उसको लगता है कि जो बोल रहा है, जो वो महसूस जो कर रहा है वो उससे मैच नहीं कर रहे, तो जहाँ पे उसको होता है वहाँ पे उसको कन्फ्रंट किया जाता है। कन्फ्रंटेशन इन्वॉल्व आस्किंग क्लाइंट व्हाट एंड हाउ, उसको व्हाट पे हाउ पे फोकस करेगा, ना कि जो वाई है उसको हटा दिया जाता है कि आप इस पे फोकस करो और इस पे फोकस करो। जहाँ वो नहीं करता उसको इंटरप्ट करके उसको रोका जाता है। फिर बात करते हैं मेकिंग द राउंड्स। इसमें क्या होता है कि जब काउंसलर होता है उसको ये फील होता है कि उसको मेन वो क्या करता है कि फील काउंसलर क्या चाहता है, जो क्लाइंट है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है कि राउंड्स का मतलब ये होता है कि उसे ग्रुप में एज्यूम करो कि ग्रुप में उसको बिठाकर और फिर उसके बारी करके ना सब लोग जब आपस में वो गेम टाइप होता है करते हैं, तो क्लाइंट के ऊपर फोकस किया जाता है। क्लाइंट क्या कर रहा है कि वो क्या वो अकेला कुछ कर सकता है या इसको लोगों की जरूरत पड़ती है। इट इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन द काउंसलर फील दैट ए पर्टिकुलर थीम और फीलिंग एक्सप्रेस बाय क्लाइंट शुड बी फील बाय एवरी पर्सन इन द ग्रुप, यानी ग्रुप में एक्टिविटी होती है और हर पर्सन उस चीज़ को फील करे। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइंट में से आई कांट स्टैंड एनीवन, ठीक है, मैं सबके सामने इस टाइप से नहीं कर सकता। देन द क्लाइंट इज इंस्ट्रक्टेड टू से दिस सेंटेंस टू ईच इंडिविजुअल,
ठीक है ना। क्लाइंट को कहा जाता है जो आपके मन में ये चीज़ आ रही है, जब कह रहे हैं आई कांट स्टे एनीवन, तो आप हर एक ग्रुप में जो जितने भी लोग हैं सबके सामने जाओ और ये बात कहो, एडिंग सम रिमार्क्स अबाउट ईच ग्रुप मेंबर, हर एक के सामने ये जो आप बोल रहे हो ये रिमार्क्स को आप ऐड करो थोड़ा और इसके बारे में बताओ। तो राउंड एक्सरसाइज जो राउंड ऐसे एक के पास जो क्लाइंट जाता है, ये एक्सरसाइज जो होती है इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड मे इंक्लूड नॉन वर्बल एंड पॉजिटिव फीलिंग्स। तो हर तरह के वर्बल क्लूज है, नॉन वर्बल सब चीज़ों को लिया जाता है, वो क्या बोलना चाहता है, क्या उसकी फीलिंग्स होती है, उन सबको नोट किया जाता है। एंड थ्रू दिस एक्सरसाइज द क्लाइंट बिकम्स मोर अवेयर। ऐसा करने से जो हर एक के सामने जाएगा, हर एक के सामने बोलेगा, तो अपनी जो खुद की इनर फीलिंग्स है उनके बारे में उसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ती है। आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्लाइंट मेक स्टेटमेंट अबाउट परसेप्शन विद द प्रेज एंड आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। वो कहता है, हाँ, क्लाइंट को कहा जाता है कि हाँ बोलो कि मैं आप ये मैं काम कर सकता हूँ, आई कैन टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो द एक्सरसाइज हेल्प क्लाइंट इन, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेट एंड ओन परसेप्शन। ऐसा करने, जब बार बार क्लाइंट बोलेगा कि हाँ आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, तो ऐसा करने से क्या होता है, उसका जो बिहेवियर है, उसके अपनी खुद के मन में परसेप्शन होती है, वो जब ऐसा बोलने से क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही उसके एक अलग डिफरेंट तरह की फीलिंग आती है, जिससे एक इंडिपेंडेंस टाइप की जो फीलिंग आती है कि वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वो बात कर रहा है। ठीक है। लूजनिंग एंड इंटीग्रेटिंग टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो क्लाइंट है उसका एक माइंड सेट बन जाता है, जो यूजुअल वे ऑफ थिंकिंग होता है, जो शुरू से ही वो सोचता आ रहा है कि उसकी थिंकिंग वैसे ही बन गई है, तो उसको कहा जाता है जो आप सोच रहे हो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा तो उसमें चेंज करो, थोड़ा जो आप बोल रहे हो उसको थोड़ा तो आप सोचो, जो आप बोल रहे हो उसको एक बार उल्टा बोल के तो सोच के तो देखो कि जो आप जो ऐसा कह रहे हो करके तो देखो, क्या पता आपको चेंज लगे। तो इसमें क्या होता है, ऑफन द क्लाइंट is so fitted by the bones of usual way of thinking and all that alternative possibility are not allowed into, वो इतना उसके एक ही तरह की थिंकिंग होती है कि वो क्या होता है, अपनी अवेयरनेस के अंदर ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी को लाना नहीं चाहता। एंड दिस इंक्लूड ट्रेडिशनल मैकेनिज्म सच ए डिनाइल पर वो चला जाता है, क्योंकि वो एक ही तरह की थिंकिंग पे है, कुछ भी आगे कुछ बढ़ना ही चाहता, कुछ इस चीज़ को, हर चीज़ को रेसिस्ट कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, रिप्रेशन, अपनी फीलिंग को रिप्रेस कर रहा है। बट ऑल्सो कल्चरल एंड लर्निंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द पेशेंट वे ऑफ थिंकिंग, यानी जो सोच रहा है इन सब के पीछे क्या ये फैक्टर्स हैं जो उसकी थिंकिंग को रोक रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, वन टेक्निक इज जस्ट टू आस्क द पेशेंट टू इमेजिन द ऑपोजिट। जो आप बोल रहे हो इस समय, जो आप जिस चीज़ को आप रेसिस्ट कर रहे हो, हाँ उसको ये एज्यूम किया, उसको मान कर, क्लाइंट को देख कर के आप ये उसको रोक कर कि आप जो सोच रहे हो एक बार उसके उल्टा तो सोचो, ऑपोजिट तो सोचो, फिर देखो कि वो सही होता है या नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, लूजनिंग एंड इंटीग्रेटिंग, जो एक तरह की जो थिंकिंग होती है उसके उल्टा उसको सोचने के लिए इंक्रीज करना। देन कम टू रोल प्ले, वेरी इजी। हम अपनी लाइफ में डे टू डे में देखते हैं, जैसे जिस चीज़ से क्लाइंट को प्रॉब्लम है उसका रोल प्ले। जैसे फॉर एग्जांपल आस्किंग ए क्लाइंट टू बी मदर, किसी क्लाइंट को अपनी मदर से प्रॉब्लम है, तो बोलो कि आप सोचो कि आप खुद ही जो आप मदर का आपको प्रॉब्लम है, सोचो आप खुद ही मदर, अब बताओ कि आपकी मदर आपसे कैसे कैसे क्या करती थी जिससे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे ऐसा रोल प्ले करने से क्या होता है, क्लाइंट को समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, जो उसको जिस चीज़ को फेस कर रहा होता है उसको समझने में, उसकी हेल्प करने में काउंसलर को इस टेक्निक से काफ़ी हेल्प मिलती है। रोल प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये 3 नंबर वाले में भी आ जाता है। देन कम टू एनेक्टमेंट। एनेक्टमेंट में क्या होता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, वर्ड्स में कहना। हियर द क्लाइंट इज आस्क्ड टू पुट फीलिंग्स और थॉट्स इनटू एक्शन। जो बोल रहा है, जो उसके थॉट्स चल रहे हैं उनको बोले, एनेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल द थेरेपिस्ट में एनकरेज द क्लाइंट टू से इट टू द पर्सन, पुट वर्ड्स टू इट। अपने जो बोल रहे हो, जो थिंकिंग है उसको वर्ड्स दो, उसको एक्सप्रेस करो। जितने ज़्यादा आप उसको एक्सप्रेस करोगे उतना आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में ईजी होगा। एक्सेक्रेशन इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एनेक्टमेंट। इसमें क्या होता है, अपने मन का गुबार जिसको बोलते हैं, कैथारसिस की जैसे हमने बात की थी, जो आपके मन में आता है उसको बोलो और बढ़ा चढ़ा के बोलो, ताकि कहते हैं ना किसी घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो कोई नहीं बोलता, तो उसे कहते हैं बोलो भैया, रोना है रो, लेकिन अपने अंदर का गुबार निकालो, ताकि जो है, और बल्कि और ज़्यादा अच्छे से, ताकि क्या होता है आप उस चीज़ से बाहर निकल आओ। तो ए पर्सन इज आस्क्ड टू एक्सेक्रेट सम फीलिंग, थॉट, मूवमेंट एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू फील दी मोर इंटेंस। जाकि जितना वो एनेक्ट होगा, जितना वो एक्सप्रेस करेगा, जितना वो रोएगा, जितना उस चीज़ को अपने अंदर का वो जो रिप्रेस फीलिंग उनको बाहर निकालेगा, उतना ही वो ओवरकम कर पाएगा।
देन मे आई फीड योर सेंटेंस। इसमें कई बार क्लाइंट होता है जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो काउंसलर उसकी हेल्प करते हैं कि एक्सप्रेसिव होने में उसी क्लाइंट, ताकि उसके अंदर जो क्लाइंट के अंदर इंसाइट है वो आ जाए। तो उसमें उसकी हेल्प करते हैं कि आप जो कहना चाहते हो मैं आपकी हेल्प करूं बोलने में, ताकि जो उसका फीलिंग जो है वो उसमें उनको एक्सेप्ट करने में, उनको एक्सप्रेस करने में हेल्प मिल जाए। तो ये हमारी कहते हैं गेस्टॉल्ट अप्रोच। अब बात करें बिहेवियर काउंसलिंग की। बिहेवियर में क्या होता है, जिसमें हमने ऑलरेडी इसमें काफ़ी MPCE 021 में किया था। हमारा जो बिहेवियर क्या होता है, ये जो है एक्वायर्ड होता है, जो हमारे को अपने एनवायरनमेंट से मिलता है, हमें ये सीखते हैं लर्न। और इनका क्या होता है, बिहेवियर काउंसलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, हमारे अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को, हमारे जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको क्या करना है, हमारे को चेंज करना, उसको अनलर्न करना होता है पहले, उसको अनलर्न करके जो हमारा डिज़ायरेबल बिहेवियर होता है हमारे को उसको लर्न करना होता है। तो बिहेवियर अप्रोच हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस स्टार्टिंग विद पावलस। पावला का नाम बहुत ज़्यादा है, पावला का काम पे आता है जहाँ पे हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, और जहाँ पे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं वहाँ पे हम स्किनर का, जो BF स्किनर का नाम आता है, ये हमने काफ़ी ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा एल्बर्ट बंदूरा का नाम आता है, जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि बिहेवियर अप्रोच क्या होती है, फोकस इज ऑन ओवर्ट, हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो हमें दिखता है, ना कि कोवर्ट। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कौन सा होता है हमारा, ओवर्ट, उसकी हम बात करते हैं, जो कि एक्वायर्ड होता है थ्रू लर्निंग एंड कंडीशनिंग। बार बार चीज़ों करते हैं, अपने सोशल एनवायरनमेंट से सीखते हैं, वो एक्वायर्ड होता है। और जिसको हम बार बार उस चीज़ों करते हैं, कहाँ से करते हैं, अपने सोशल एनवायरनमेंट में करके, वैसा ही हमारा जो है बिहेवियर हो जाता है, चाहे वो मेल एडेप्टिव हो, चाहे वो अनडिज़ायरेबल हो। अगर हमारे को डिज़ायर्ड बिहेवियर चाहिए तो पहले हमारे इस बिहेवियर को हमें अनलर्न करना होता है। आफ्टर देन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ काउंसलर, थेरेपिस्ट, जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो एडेप्टिव बिहेवियर हम उसको लर्न करते हैं। तो मेल एडेप्टिव पर्सन इज वन हु हैज़ फेल टू एक्वायर कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर कोपिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग। कौन ऐसा होता है मेल एडेप्टिव, जो होता है मेल एडेप्टिव पर्सन, जिसको उतनी उसमें कोपिंग स्किल नहीं होती, अपनी प्रॉब्लम के साथ उनको फेस करने की उतनी कॉम्पिटेंसीज नहीं होती, और हैज़ लर्न फॉल्टी रिएक्शन ऑफ कोपिंग, या जो फॉल्टी रिएक्शन या ऐसा जो कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं गलत चीज जाता है जो है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको हैज़ लर्न फॉल्टी रिएक्शंस और कोपिंग पैटर्न्स ऑफ दैट आर बीइंग मेंटेन्ड बाय सम काइंड ऑफ। अब बार बार एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए कोई गलती करता है, ठीक है, तो माँ बाप उसको बजाय रोकने के, मान लो कि छोटा बच्चा है वो चोरी कर रहा है, तो माँ बाप उसको बजाय उसको रोकने के उसको और मोटिवेट कर, हाँ बेटा कर, उसको और रीइंफोर्स करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मेंटेन बाय सम काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये कौन से होते हैं, ये हमारे कौन से होते हैं, मेल एडेप्टिव पर्सन होते हैं, जो इस टाइप का बिहेवियर करते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि बिहेवियरल पर्सपेक्टिव इंक्लूड कौन कौन से, ऑपरेंट कंडीशन के थ्रू, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, सोशल लर्निंग के थ्रू। ये इनके प्रिंसिपल्स हैं, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं जब हम बिहेवियर काउंसलिंग की बात करते हैं। फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें क्या होता है, दिस रेफर्स टू चेंजिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस थ्रू रिपीटेड पेयरिंग विद अदर स्टिमुलाई। आपको याद होगा हमने पावलव का इसमें एक्सपेरिमेंट किया था, पावलव वाले में कैसे उन्होंने जो है रैट की वो की थी, डॉग का सलाइवा हमने किया था ना, कि जैसे ही बेल बजती है तो उसके मुंह में सलाइवा आता है। तो कैसे हमने बेल तो बाद में पेयर की थी, फूड को देखते ही जो है डॉग के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद हमने बेल को पेयर किया था, ताकि जैसे बेल बजती है तो फूड तो बाद में दिखता है, लेकिन बेल के बजते ही उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या था, हमारी रिपीटेड पेयरिंग हुई थी हमारी उस स्टिमुली के साथ। तो ये क्या था, क्लासिकल कंडीशन हमने की थी, जिसमें हमने पावलर के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने ये सब कुछ किया हुआ है। देन कम टू ओपरेंट। ओपरेंट में हमने BF स्किनर का किया था, जिसमें क्या होता है, हर बार जब वो लीवर बजाता है रेड, तो उसको क्या मिलता है, फूड मिलता है, मीट मिलता है। तो ये क्या होता है हमारा, उस टाइम उसको रीइंफोर्स करते हैं जब भी वो ऐसा काम करता है। सोशल लर्निंग में हमने क्या किया था, जिसमें हमने एल्बर्ट बंदूरा की बात की, इट इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड इंडिविजुअल एक्वायर न्यू बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग। हम दूसरों को देखकर, जैसा बाकी लोग करते हैं, उनको नकल करके ऑब्जर्विंग अदर पीपल एंड इवन। जिसमें हमने क्या किया था कि पर्सन, एनवायरनमेंट, है ना, और जो हमारा एनवायरनमेंट हो गया, पर्सन और हमारा कॉग्निशन, ये सब हमारे क्या होते हैं, आपस में इंटरलेटेड होते हैं सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये सारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर काउंसलर का रोल क्या होता है, बिहेवियर जो काउंसलर होता है एक्टिव इन काउंसलिंग सेशंस एंड
इन्वॉल्व द क्लाइंट इन एवरी फेज, हर जगह उसकी हेल्प करता है रीइंफोर्समेंट के थ्रू, चाहे कंडीशनिंग के थ्रू, क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, जो एज वो देख करके उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइप से उसकी हेल्प की जाती है। गोल क्या होता है इसमें कि द गोल ऑफ बिहेवियर काउंसलिंग इज टू मॉडिफाई और एलिमिनेट मेल एडेप्टिव बिहेवियर, जो उसने गलत बिहेवियर, उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर, उसको एलिमिनेट करना, और हेल्प क्लाइंट एक्वायर, क्लाइंट की हेल्प जाती है किसमें, प्रोडक्टिव बिहेवियर को एक्वायर करने में। कौन कौन सी टेक्निक होती है, कंटिजेंसी मैनेजमेंट। कंटिजेंसी में कहता है बिहेवियर टू बी परफॉर्म चेंज और डिसकंटिन्यूड एंड द रिवार्ड्स एसोसिएटेड विद द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स आर स्टेटेड। इसमें क्या करते हैं कि कंटिजेंसी में क्या होता है कि बिहेवियर जो होता है उसको विल बी अकॉर्डिंग टू रिवार्ड्स, जैसा उसका बिहेवियर होगा वैसा उसको रिवॉर्ड देंगे। अगर उसका बिहेवियर रिवॉर्डिंग होगा तो उसको रिवॉर्ड देंगे, अगर वो कोई गलती करेगा तो उसके लिए हम उस चीज़ को रोक देंगे, उसको पनिशमेंट देंगे। तो बिहेवियर टू बी परफॉर्म किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। उसका चेंज कैसे किया जाता है कि उसको जो है अगर वो अच्छा काम करे तो उसका मोटिवेशन देकर उसको और अच्छे से किया जाता है, चेंज किया। डिसकंटिन्यू का मतलब है कोई गलत काम करे तो उसको पनिशमेंट देकर उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है, कोई अच्छा काम करता है तो उसको टोकन दे के, ताकि वो बाद में उस चीज़ को कैश कर सके। अब उस चीज़ को आगे किसी चीज़ उस जो हम टोकन देते हैं उसके बदले में कोई चीज़ आगे लेकर कोई एक्सचेंज कर सके। कहने का मतलब ये इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि हमने ऑपरेंट में क्या किया था, रीइंफोर्समेंट की बात की थी, रिवॉर्ड की बात की थी, इन विच डिज़ायर्ड बिहेवियर जो होते हैं उसको डे टू डे फंक्शनिंग में जो हम करते हैं उसमें हमको रिवॉर्ड मिलते हैं, जिनको हम टोकन्स बोलते हैं, जिनको हम आगे कुछ और लेने में यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत ही कॉमन है, अपने घर में भी ऐसे करते हैं। जो बच्चे होते हैं हमारे, अगर वो अच्छा काम करते हैं उनको रीइंफोर्स करते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं, ताकि वो जो हम रीइंफोर्स करें कुछ भी हम उनको देते हैं ताकि वो चीज़ को वो आगे यूज़ कर सके। अगर हम पैसे देते हैं तो उन पैसों में वो क्या करते हैं, कुछ और चीज़ भी ले सकते हैं। तो टोकन नाम से मालूम है, टोकन जिसमें हम उनको रीइंफोर्स करते हैं। शेपिंग में क्या होता है, बिहेवियर को छोटे छोटे हम टारगेट्स बनाकर फिर उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। छोटे टारगेट्स में क्या होता है, बिहेवियर को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि अगर कोई आदमी जो है लगातार हम उसकी बिहेवियर को हमें चेंज करना है। मान लीजिए कोई आदमी है रोज़ के हमें एक बॉटल वो जो है अल्कोहल पीता है, हमें उसकी वो आदत छुड़वानी है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं वो एक बोतल में मान लो उसको 5 गिलास बनते हैं, पहले उसको 5 से हम 4 पे लेके आएंगे, 4 से हम उसको 3 पे लेके आएंगे, 3 से हम उसको 2 पे लेके आएंगे, ऐसे इस टाइप से। यानी सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, यानी इफ रिवॉर्ड्स आर गिवन फॉर सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टुवर्ड द डिजायर्ड न्यू बिहेवियर। जब कोई आदमी 5 से हम उसको 4 करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम उसमें मोटिवेट करते हैं, फिर वो 3 पे आता है फिर उसको मोटिवेट करते हैं। इस टाइप से हम उसको करते करते हम एक सक्सेसिव वे में जो हम हर उसके बिहेवियर में उसको जब मोटिवेट करते हैं तो इस टाइप से उसके बिहेवियर को। शेपिंग का मतलब ये क्या होता है कि चेंज ऑफ बिहेवियर। मॉडलिंग, दूसरों को देख के, द पर्सन मॉडल्स हिमसेल्फ फ्रॉम आफ्टर अनदर। जब हम ऐसे उसको रोल मॉडल दिखा के देखो वो ऐसे कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक्सटिंक्शन, मान लीजिए कोई ऐसा हमने उसमें किया था ये स्किनर के एक्सपेरिमेंट में कि वो चीज़ ही हटा दें उसके आगे से। इन एक्सटिंक्शन रीइंफोर्समेंट इज विद होल्ड या डिसकंटिन्यूड ऑफ ए प्रीवियसली रीइंफोर्स बिहेवियर। अगर बार बार वही काम करता है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो हर बार उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम हटाना चाहते हैं। अब हर बार तो हम उसको नहीं दे सकते ना, तो उस चीज़ को जो है हटा दें, जो हम बार बार उसको दे रहे हैं, जो ताकि उसका जो हटा देंगे एक्सटिंक्शन, उस चीज़ को हटा ही देंगे। यानी हम या कोई ऐसा या मान लीजिए किसी का, हम 2 बच्चे हैं फैमिली के अंदर, ठीक है, दोनों बच्चों को हम इक्वल ढंग से रीइंफोर्स करते हैं, दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा जो है वो जैसा जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो नहीं कर रहा, पेरेंट्स ने कोई काम दिया है, एक बच्चा तो बहुत अच्छे से कर रहा है उस चीज़ को, दूसरा वाला नहीं कर रहा, तो क्या करते हैं, उसको दिखाने के लिए जो बच्चा सही काम कर रहा है उसको मोटिवेट करें, उनको इनाम दें, और जो दूसरा बच्चा है उसको जो हम दे रहे थे उसको हम क्या कर लें, खींच लें, उसको वो इनाम ना दें, उसको वो प्राइज़ ना दें, उसको रीइंफोर्स ना करें, ताकि क्या होगा, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ डेट, ताकि उससे जो बिहेवियर है उसको देख के वो ऑटोमेटिकली जो जब गलत बिहेवियर शो कर रहा था वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाए, ताकि हमें जो हम चाहते हैं वो डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाए। पनिशमेंट में क्या होता है, जिसमें इज ए प्रोसेस बाय विच ए कंसिक्वेंस इमीडिएटली फॉलो द बिहेवियर। उसको जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करके उसको जो है पनिशमेंट दे के हम अपने उस बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। देन अ रेस्पॉन्स, आपके ब्रॉडली देयर 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कौन सी होती हैं,
प्रेजेंटेशन ऑफ एवर्सिव स्टिमुलाई सच एज स्पैंकिंग है, पिंचिंग है, इलेक्ट्रिक शॉक, उस टाइप की हम पनिशमेंट दे सकते हैं। अमोनिया वेपर है, जैसे उन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई कई तरह की पनिशमेंट होती है। नंबर 1 पे जैसे इन्होंने कहा है रेस्पॉन्स कॉस्ट, ये भी पनिशमेंट का ही एक पार्ट है। नंबर 1 पे कौन सी है? रेस्पॉन्स कॉस्ट। इसमें क्या होता था? दिस इन्वॉल्व थी रिमूवल ऑफ ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ रीइंफोर्सर, जैसे हम टोकन दे रहे हैं उस चीज़ को हटा दें। ठीक है, ये हो गया दैट इंडिविजुअल हैज़ ऑलरेडी अर्न फॉलोइंग ए अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट, जो हम उसको दे रहे थे टोकन का एक अमाउंट हटा दें, ये दिस इज कॉल्ड द रेस्पॉन्स कॉस्ट। अब सेकंड कौन सा है कॉस्ट में? सेकंड कौन सा? टाइम आउट, जिसमें क्या होता है जो है टेक्निक इन द इंडिविजुअल इज रिमूव फ्रॉम द एरिया वेयर द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इज, उसकी हम ट्रांसफर ही कर दें। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी कंप्लेंट आती है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों से वो तंग कर रहा है और उनको उसका बिहेवियर इस टाइप का है और तंग कर रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है। ठीक है, इस केस में क्या होता है? उसको पनिशमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, उसको पनिश करने के लिए क्या होता है? उसके हम ट्रांसफ़र ही करते हैं और टू ट्रांसफरिंग हिम और हर टू री इन्फोर्सिंग सिचुएशन और रिमूविंग द सोर्स ऑफ जहाँ से उसको लोगों से पैसा मिल रहा था, जिसको री इन्फोर्समेंट मिल रही थी, उसको हटा दें या उसको जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दें। ये तरीका होता है टाइम आउट। फिर बात करते हैं हैबिट रिवर्सल। हैबिट को रिवर्स करना, जैसे कि छोटा बच्चा है, हर समय आप देखो छोटे बच्चे जो हैं वो अंगूठा चूसते रहते हैं। ठीक है, तो उसको समझाएं, उसके इस टाइप के, जैसे आपने देखा है कि इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंपीटिंग एक्शन जो है विच इज़ इनकम्पेटेबल विद द हैबिट। ए नेल बाइटर, जैसे एग्जाम्पल दिया नेल बाइट का, कि नेल बाइटिंग वाले बच्चा जो है उसको ऐसा कुछ दे दे कि वो नेल बाइटिंग, जो आप देखा है आजकल जो है सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, तो कोई बच्चे को नेल्स काटने की आदत है तो उसके हाथ में उसकी जगह उसको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसको हम क्या दे दें? कोई ऐसा कुछ खिलौना दे दें, जो सॉफ्ट टॉय दे दें, ताकि उसका ध्यान वहाँ से हटकर वहाँ चला जाए, ताकि वो धीरे धीरे करके जो है उसकी जो हैबिट है वो रिवर्स हो जाए। फिर सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, हमने ये क्लासिकल कंडीशन में पढ़ा था, जिसमें हमने रिलैक्सिंग टेक्निक की बात की थी। यदि किसी को डर लगता है, एंग्जाइटी है, किसी को हाइट पे जाने से डर लगता है, तो उसमें क्या होता है? धीरे धीरे करके उसको हम उसकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए हिरार्की, जब हमने बात की थी हिरार्की की, जिसमें हम पहले उसको लेस उस पर, मान लीजिए किसी को ऊपर हाइट पे जाने से डर लगता है, पहले उसको पहली स्टेयर पे लेके जाएंगे, फिर उसको सेकंड पे लेके जाएंगे, फिर उसको थर्ड पे लेके जाएंगे, और या कि उसके बाद क्या होता है? उसको जिस चीज़ से जब वो हाइट पे जाए या जिस चीज़ से उसको डर लगता है, उसको इस चीज़ की आदत जाए कि आप रिलैक्स करो, आप सोचो रिलैक्सिंग सिचुएशन को, ताकि जो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? जैसे ही उसको डर लगे, वो फीलिंग आए, इमिडिएटली उसको रेसिप्रोकल कर दे, उसके उल्टा उसको रिलैक्सेशन के बारे में सोचना शुरू कर दे, ताकि क्या होता है? द क्लाइंट इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन दैट कॉजेज एंग्जाइटी एंड देन विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एंग्जाइटी वॉकिंग सिचुएशन इन ऑर्डर टू इंटेंसिटी और हिरार्की के पहले कम पे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। हमने, आपको याद होगा हमने पीछे इसके बारे में किया भी था कि पूरी टेबल बनाई थी। किसी को एग्ज़ाम है, 1 महीना एग्ज़ाम में टाइम है, तो पहले कम होगी एंग्जाइटी, जो टाइम कम होता जाएगा तो एंग्जाइटी लेवल जो है बढ़ता जाता है। तो इस, अब मान लीजिए एग्ज़ाम हो रहा है, उस हम जैसे हमने काफ़ी डिटेल में वो टेबल की थी, तो उसमें आप मेरी वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। तो इस टाइप से इन्होंने क्या कहा कि हिरार्की बना देते हैं, या रेसिप्रोकल इनहिबिशन कर सकते हैं, कि जिसके अंदर हम रिलैक्सिंग टेक्निक के बारे में कहते हैं कि जब आपको डर लगे आप रिलैक्सिंग सिचुएशन के बारे में सोचें। तो इस टाइप से, तो फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल में हैव ए फियर ऑफ फ्लाइंग इन द प्लेन एंड द हिरार्की वुड कंप्राइज ऑफ ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट। अब हिरार्की में क्या कहते हैं? आप मान लो आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो, फिर लॉन्च में आप बैठे हो, बोर्डिंग प्लेन में चढ़ रहे हो, अब टेक ऑफ हो गया है, ये करते करते आप हिरार्की बना देते हैं। किसी इस टाइप से जो है आप इस चीज़ को इमेजिन करो, ताकि क्या होता है? वो हिरार्की बनाने से, और जब आप वहाँ तक पहुँच जाओ तो आपको क्या होता है? काउंसलर जो है टीचर रिलैक्सेशन उसके बारे में बताते हैं। तो ये क्या होता है? सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। एक्सपोजर में क्या होता है? इसको हम एक्सटिंक्शन अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? सिमिलर टू सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक्सेप्ट दैट नो अटेम्प्ट इज मेड टू रिलीव द एंग्जाइटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपोजर। जब हम उसको एक्सपोज कर रहे होते हैं तो उस समय हम कुछ भी ऐसा कुछ उसको एंग्जाइटी से रिलेटेड कुछ भी रिलीव करने के लिए हम कुछ नहीं करते, बल्कि उसको एक्सपोज करते हैं। जैसे बताते हैं कि आपको मान लो हाइट पे जाने से डर लगता है, तो उसको हाइट पे ले गए और जैसे उसको पता नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है, उसके आगे से जो सीढ़ी है वो हटा दो,
स्टेयर जो होती है, हमने जो लगाई है लैडर, उस लैडर को हटा दो, तो उसके ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको एक्सपोज कर दिया। ऐसा करने से क्या होता है, एंग्जाइटी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को भी काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है कि भाई ऐसा तो नहीं होता, कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कुछ भी हो सकता है। तो मेनली क्या होता है, एक्सपोजर इज़ अ गुड टेक्निक, बट लेकिन इसमें क्या होता है कि डिपेंड अपॉन द सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। कई लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो कन्फ्रंट करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखना पड़ता है कि आपको एक्सपोज तो आप कर रहे हो, कि आपने किसी को जाके एकदम हाइट पे छोड़ दिया, उसके बाद उसके आगे से आपने लेटर हटा दी, तो क्या है। तो बहुत ही इसके प्रोज एंड कॉन हर चीज़ के हैं। तो डेलिब्रेट एक्सपोजर एम्ड एट द कन्फ्रंटिंग द फियर द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग इट। ठीक है ना, कि उस सिचुएशन है उसको कन्फ्रंट करना, उसको सिखाते हैं, ताकि डरने के बजाय, सिचुएशन से भागने के बजाय उसको कन्फ्रंट करो। एक्सपोजर इधर डन ग्रेजुअली या तो स्लोली की जाती है, और द क्लाइंट इज मेड टू फेस द मोस्ट फियर सिचुएशन। यानी जैसे मैंने आपको बताया, फ्लडिंग का मतलब ही वही कि हाई पे ले गए, एकदम हाईएस्ट पे, उसके आगे से हमने लेडर हटा दी। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोजर। तो इस टाइप की डिफरेंट तरीके की जो टेक्निक होती हैं वो यूज़ की जाती हैं इन द बिहेवियरल काउंसलिंग। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर काउंसलिंग के बारे में, कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में बात करेंगे। हमने ये भी काफ़ी ऑलरेडी कर रखी है डिटेल में, इसको फिर से यहाँ से कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।